देखना प्रबल जी सही आ रहा है? ठीक। देख, एक्चुअल में देखिए, बेसिकली हम लोगों ने अभी तक वेक्टर निकालना, वेक्टर के बारे में समझ चुके हैं। वेक्टर में हम आपको बता ही चुके हैं कि वेक्टर एक प्रकार का कंपोजिशन होता है जो कहीं ना कहीं बलों का संयोजन है एक निश्चित दिशा की ओर, और वो दिशा कहीं से कहीं हो सकती है, ए से बी हो सकती है, बी से सी हो सकती है, ए से डी हो सकती है। तो बेसिकली जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे हैं उनको हमने इतने टॉपिक के बारे में बता दिए हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब होता है उनको एक प्रकार से प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये हम आपको पन्ना बता चुके हैं। वेक्टर के प्रदर्शित करने के बाद वेक्टर के कुछ टाइप बता रहे थे कि इसको हम लोग व्यक्त कैसे करें। तो उनमें हमने पहला टाइप आपको ये करा दिया था। एक तो इसके परिमाण के बारे में बात बताए थे। परिमाण क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड, जिसको मापांक बोलते हैं, मॉडुलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलो। मॉड के बाद आपके सर ने ये बताने का प्रयास किया था, एक एकांक सदिश के बारे में और बताए थे। एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। ये कैप के द्वारा व्यक्त होता है। इसका जो मान होता है एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड, एनी वेक्टर अपॉन देयर मॉड। इसके बाद मॉड के बाद एक बात और बताने का प्रयास करे थे, उसमें ये बताए थे अक्षों के इकाई सदिश, अक्षों के इकाई सदिश। तो पहले बात तो इकाई सदिश हम आपको बता ही चुके थे, एकांक सदिश होता है इस प्रकार से। अब अक्षों का जब इकाई सदिश बताने का प्रयास किए थे तो हमने आपको बताया था कि तीन राशियां मान ली थी हमने, तीन वास्तविक राशियां मान ली थी। आई मान लिया था, जे मान लिया था और के मान लिया था। ये कौन सी राशियां थी बेटा जी? वास्तविक राशि। देखो, पुरानी बातों को रिकॉल करना थोड़ा सा आवश्यक, आवश्यक इस कारण से हमें अपना क्लैरिफाई स्टैंड क्लियर कर ले कि हम इतना पढ़ चुके, अब इसके आगे इतना पढ़ने वाले हैं। तो वही चीजें हैं समझाने के लिए, आप इस बात को समझने का प्रयास करो। आई संख्या, जे संख्या, के संख्या, ये वास्तविक संख्याएं मान, इनको नॉर्मली रियल नंबर, क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब ये अक्षों पर जब हम इसको सेट करने का प्रयास करेंगे तो ये एक फ्रेम बनाएगा जिसको निर्देश फ्रेम कहते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी जेड एक्सिस होती है। नीचे की ओर आएंगे तो ये वाई एक्स की माइनस साइड हो जाएगी, इधर साइड हो जाएगी। इधर की साइड बढ़ेंगे तो ये इसको जेड है, ये जेड डैश हो जाएगी। ये वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगी। ऊपर की साइड ये साइड जाएगी तो कहीं ना कहीं एक्स डैश हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स अक्ष की माइनस की साइड को मतलब डिफाइन करेगा, ये प्लस की वाई, ये वाई माइनस की, ऐसे करके हम आपको बता चुके हैं। इतने बारे में हम लोग शायद चर्चा कर चुके हैं। आज हम बिंदु सदिश के बारे में बात करेंगे। शायद मैंने, मुझे लगता है बिंदु सदिश भी करा दिया, बिंदु सदिश करा दिया। बिंदु सदिश क्या होता है कि किसी सदिश का अक्षों पर रिप्रेजेंटेशन है ना, अक्षों के सापेक्ष। अगर नहीं कराया थोड़ा सा नोट करके लिखा सकते हैं, है ना। बिंदु सदिश पोजीशन वेक्टर नहीं लिखा है अभी, थोड़ा सा उसका एक एग्जांपल देख के देने के माध्यम से बता दे रहा। हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं, बिंदु सदिश का निरूपण। बिंदु सदिश का निरूपण, बिंदु सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट वेक्टर। बोले आराम से धीरे धीरे के हम लोग करने का प्रयास करेंगे, बहुत सब चीजें सीख जाएंगे। क्या है बिंदु सदिश पहले तो समझ लेते हैं। अभी तक हमने ये 2D प्लेन सीखा था, ये 3D फ्रेम है। ये कौन सा फ्रेम है? 3D। और 3D फ्रेम की विशेषता है एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। अक्षों के एकांक सदिश कल हम सीख ही चुके हैं। एक्स अक्ष का इकाई सदिश होता है कैप आई, वाई अक्ष का इकाई सदिश होता है कैप जे, बताए थे, और इसका होता है कैप के। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? आई कैप बराबर कितना होता है? वेक्टर आई अपॉन मॉड आई, कल बताए थे। इसका कितना होता है? वेक्टर या कैप जे बराबर क्या होता था? वेक्टर जे ओवर मॉड जे, बताए थे। ये क्या होता है? ये कैप के बराबर क्या होता है? वेक्टर के ओवर वेक्टर मॉड के। कोई आपसे पूछ सकता है कि आई जे के क्या बनाए? तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक राशियां हैं, इनके स्थान पे हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन पूरे इंटर के जो कोर्स में वो आई जे को कंसीडर किया है, जो कंसीडर किए हम उसी को आगे कन्वे कर रहे हैं। बात समझ में आई? आई समझ में आ गया, जे समझ में आ गया। अब इस प्रकार से चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी बिंदु को ये निर्देश इस पर मतलब फ्रेम पर हमें व्यक्त करना है तो इसकी एक प्रकार से जो फ्रेमिंग होगी वो किस प्रकार फ्रेम को व्यक्त करेंगे, वो आज हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक निर्देश फ्रेम है, ये निर्देश फ्रेम दिया है हमारा। सपोज दैट ये हमारी वाई एक्सिस है, सपोज दैट ये हमारी एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली एक्स डैश एक्सिस है,
ठीक है लाली, और ये हमारी जेड अच्छे है, ये हमारी बाई एक्स की माइनस साइड है, ये हमारी जेड एक्स की माइनस साइड है, वो एक्स डैश है। अगर कोई पॉइंट हमने इस बिंदु पर ले लिया, मान लो कोई बिंदु पी ले लिया, एनी पॉइंट पी ले लिया, और हमने आपको बताने का प्रयास किया ये हमारा ऑरिजिन है। जब ऑरिजिन है तो हमने ऑरिजिन से इस एंगल को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो रेखा ओपी है, जो रेखा ओपी है वो हमारी एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, बाई एक्स के साथ बीटा कोण बना रही है, और ये जेड एक्सिस के साथ कहीं ना कहीं गामा कोण है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा हूं, जो ये बिंदु पी है वो एक्स अक्ष से मान लो एक्स दूरी कवर कर रहा है, बाई एक्स पे मान लो वाई दूरी कवर कर रहा है, और इस वाले एक्स पर जेड दूरी कवर कर रहा है। तो इससे एक ये पॉइंट वेक्टर मिलेगा। जो पॉइंट वेक्टर होता है वो पी बराबर मिलेगा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप जेड के कैप। इज दैट क्लियर? यानी ये था पॉइंट, इससे बना लिया हमने पॉइंट वेक्टर। तो पॉइंट और पॉइंट वेक्टर का अंतर समझ में आ गया। कोई भी पॉइंट रहेगा तो 1, 2, 3 रहेगा, और पॉइंट वेक्टर की बात करेंगे तो आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक, के कैप गुणांक, उसमें गुणा करते हुए आगे बढ़े। ओके, ये सबको हमें लगता है समझ में आ गया। ओके बेटा, इसी चीज को हम एक प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं वेक्टर रूपी। वेक्टर रूपी क्योंकि ओ फॉर ऑरिजिन है। ऑरिजिन की स्थिति कैसी रहती है? शून्य रहती है। तो अभी तक ऑरिजिन हमारे जो सापेक्ष रहा था वो 0,0 रहा था। ये 2D प्लेन्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब आ जाएगा 0,0,0। इज दैट क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो ऑरिजिन का जो हमारा ये पॉइंट है 0,0,0, तो चाहे तो इसको ओपी वेक्टर बोलो या इसको पी वेक्टर बोलो। यानी कुल मिला के अपने बच्चों को हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बिंदु है उससे हम बिंदु सदिश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है कि एक्स अक्ष पे चलेगी दूरी आई कैप को डिफाइन करेगी, बाई एक्स पे जे को, अगले को के पर, इसलिए हमने एक्स आई बाई जे जेड। इज दैट क्लियर? यानी यहां पर हम दो बातें अपने बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्स आई कैप प्लस के बाई जे कैप प्लस के जेड के, ठीक है? ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट वेक्टर, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट वेक्टर। इज दैट क्लियर? इससे दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अब हम ओपी की जो लंबाई निकालने का प्रयास करेंगे, इसी को बोलते हैं मॉडुलो ओपी। इसे क्या बोलेंगे? मॉडुलो ओपी, जिसको हम लोगों ने कल बोला थी मापांक। और ये क्या होता है मापांक? रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई, ये हमारे परिमाण को व्यक्त करता है। तो पहले इतना बना लो फिर आगे। जानबूझकर उसको बनाया है, ठीक है? क्योंकि वो ये 3D प्लेन्स में है, और 3D प्लेन क्या होता है? एक्स अक्ष पर भी रहेगा, बाई अक्ष पर भी रहेगा, जेड अक्ष पर भी। इसको ये मत कह देना कि इसी अक्ष पर ना। इसकी रिकॉर्डिंग घर पे जाके सुनते हैं, देखते हैं फायदा हो रहा है कि ऐसे ही लिखा देते हैं, समझ में नहीं आती, चालू नहीं होती। अच्छा, और क्या समस्याएं? और भी सुन लूं मैं सबकी। और नहीं, सबके विचार सुनना बहुत आवश्यक है। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? तो अब एक ही पहलू पे कोई बोलता रहे, है ना, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अब हम कहते ना, अपने मुंह से कहते ना कि हाँ अच्छा लगता है वेक्टर पढ़ना, अच्छी बात है, लेकिन अब आपको वेक्टर के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। एकांक सदिश क्या होता है, मापांक क्या होता है, परिमाण क्या होता है। अभी तो कुछ पॉइंट ही आए हैं, अभी देखना इसमें कितने सारे पॉइंट आते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि सर जी हमने तो मैथ्स का मतलब एक्सरसाइज पढ़ी है, तो आप एक्सरसाइज को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये सब चीजें रेयर केस में आप लोगों ने पढ़ी, लेकिन ये कलयुग है तो इसमें इन सब चीजों का कोई वैल्यू, महत्ता है नहीं। लेकिन जो बच्चे अभी भी पढ़ने वाले वो सब इसको समझते हैं। चलिए, बिंदु से बिंदु सदिश बनाना सीख गए। कोई बिंदु होगा उससे बिंदु सदिश कैसे बनाएंगे, हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, और इस प्रकार से चीजों को डिफाइन करना है। तो मैं बोलूं इसमें, बोलूं लाला? अच्छा, बोलना नहीं है, बोलने का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने खत्म कर दिया, ठीक है? क्योंकि एक कहावत है कि
आदमी में अनुशासन पहले होना चाहिए, चाहे पढ़ाई थोड़ी सी कम, समझे। अनुशासन का जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, रोल है। इस रोल को हमें भूलना नहीं चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। तो अनुशासन को बनाए रखें। पढ़ाई अलग मसला है, अनुशासन अलग मसला। पेन पेन तो वही है, ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं आनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं बिंदु सदिश कैसे बना, ठीक है, बोलो इसको बना लिए हो, ठीक है। लिखेंगे किसी 3D फ्रेम में, लिखेंगे किसी, ये 3D फ्रेम, मैं बार बार यही बोलूंगा क्योंकि हम बार बार एक्स एच वाई जेड एच की बात कर रहे हैं इसलिए। किसी 3D फ्रेम में कोई बिंदु P, कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y तथा z है। आवाज कम कर लो जरा आपने, ठीक है लाला, यहां तक आवाज सुनाई पड़ रही। कितने हैं? x, y तथा z है। उस अवस्था में, उस अवस्था में उसका बिंदु सदिश, उसका बिंदु सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आता है? इधर देखेंगे सब लोग, उतारेंगे नहीं कोई। देखिए कोई बिंदु था 3D फ्रेम में, इन 3D फ्रेम, मैं बार बार इस 3D फ्रेम की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी तक हम ये 2D फ्रेम पढ़ रहे थे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, अभी तक नहीं था मतलब जेड अक्ष। अब ऊंचाई भी आ गई, गहराई भी आ गई, है ना। अभी हम लोग बोले कि ये मैं कौन से अक्ष पर लिख रहा हूं, ये जेड अक्ष पर लिख रहा हूं। अगर बच्चा जो समझदार होता है वो समझता है, क्योंकि एक्स एक्स से समझते हैं पृथ्वी के समानांतर जाने वाली रेखा है, पृथ्वी पर जो समकोण बनाती है वो वाई अक्ष होती है। एक और है मतलब जेड अक्ष, ये क्या होती है? ये इन दोनों रेखाओं पर, इन दोनों अक्षों पर परस्पर लंब का काम करती है, जो हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर निकलती है। जब भी हम पेन पकड़ते हैं तो ये जेड अक्ष है। अब इसको बना नहीं सकते यहाँ पर ऐसे करके इसको बना नहीं सकते सामने की ओर, इसलिए हमने इसका इंडिकेशन इधर कर दिया। बात समझ में आ गई? अब वैसे जो पढ़ने वाला बच्चा हो ये कोने को समझ सकता है, इसमें समझता है ये क्या चीज है। एक्स एक्सिस को ये डिफाइन कर रहा है, वाई एक्सिस को वो डिफाइन कर रहा है, ये जेड एक्सिस है, ये गहराई या ऊंचाई इसको हम बोल सकते हैं। तो कुल मिला के इसको हम यूं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे करके रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करें? यहाँ कोई आधार तल तो है नहीं, तो ये तल हमने इधर क्यों दिखा दिया। अब ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हमेशा एक्स अक्ष यहीं माना जाए, कहीं भी मान लो, इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सामान्य बच्चों के दिमाग में ये भरा जाता है कि यहाँ पर एक्स लिखा जाता है, यहाँ वाई लिखा जाता है, यहाँ पर मतलब जेड लिखा जाता है। ये कोई कंडीशन नहीं है, अननेसेसरी कंडीशन है ये, अपनी सुविधा अनुसार है। हमारी सुविधा इसमें है तो हम ऐसे मान लो, तुम्हारी सुविधा इसमें तो ऐसे मान लो, ठीक है बेटा। तो आप सीधे तौर पर इतना समझने का प्रयास करें, कोई बिंदु दिया है, सपोज दैट कोई बिंदु दिया है एक्स, वाई, जेड। अगर ये बिंदु P है और बिंदु से हमें बनाना है बिंदु सदिश, हमें क्या बनाना है? बिंदु सदिश। अभी हम बिंदु सदिश बोल भी रहे हैं, आगे जाके कल जब हम आपसे पूछेंगे कि कोई अगर पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट वेक्टर कैसे बनाएंगे, किसी पॉइंट से पॉइंट वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो हम बिंदु सदिश का नाम भी न लेंगे। तो अब आपको इंग्लिश के शब्दों का यूज करना है, आपको समझना है एनी पॉइंट से एनी पॉइंट वेक्टर बनाए, तो पॉइंट वेक्टर बनाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। हम लोग कल समझ ही चुके हैं, एक्स अक्ष का इकाई सदिश आई कैप होता है, इस कारण से एक्स के साथ आई कैप से गुणा हो गया है। बात समझ में आई है? हमने कल प्रूफ करा दी, शायद आपको ध्यान दिया हो, शायद आपने। वाई अक्ष का क्या होता है? कैप जे होता है, और जेड अक्ष का कैप के होता है, बताए थे लाली। तो ये इस कारण से बिंदु सदिश हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बिंदु सदिश बनाने का प्रयास करेंगे तो बिंदु सदिश में कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पे जो दूरी ट्रेवल हो रही है, मतलब चल रही है, उसी में आई कैप से गुणा कर देंगे। फाइनली कितना हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ओपी वेक्टर, या वेक्टर ओपी बोल देंगे। ओ फॉर ऑरिजिन है, ओ फॉर क्या है? ऑरिजिन। ऑरिजिन की स्थिति का निर्धारण हम करते नहीं है, क्योंकि जो भी दूरी तय कर रहे हैं वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सापेक्ष कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, एक्स आई कैप, वाई कैप जे, जेड के कैप। इज दैट क्लियर? तो हमें अपने बच्चे को ये समझाना है कि अगर कोई बिंदु एक्स, वाई, जेड है, उससे हम ये पॉइंट सदिश बनाने का प्रयास करें, बिंदु सदिश बनाने का प्रयास करें, तो एक्स आई बाई जे जेड के बनाएंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा पहलू भी है इसका, अगर हमें बाय द वे बिंदु सदिश दिया है और हमें क्या बनाना है? बिंदु बनाना है,
तो अपने आप समझ जाएंगे, आई कैप हटा देंगे, जे कैप हटा देंगे और ये के कैप हटा देंगे, ये हटेंगे तो एक्स वाई जेड ही मिल जाएगी। कुल मिला के उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमने कहा कोई बिंदु है, सपोज दैट इस प्रकार से 1,-2,5 ऐसे करके है, इससे हमें एक बिंदु सदिश बनाना है, इससे हमें एक पॉइंट वेक्टर बनाना है। ये पॉइंट है, पॉइंट से क्या बनाना है, पॉइंट वेक्टर। बहुत आसान है, वेक्टर को कन्वे करना बड़ा आसान है, लेकिन आसान उन लोगों के लिए है जिन्हें कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करनी है ना। आपको मैं कुछ ना बताता और पहले दिन आके ये बताता कि बेटा ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तो आपको तुरंत समझ में आता, क्योंकि आप अपने आप समझ चुके हैं ये है पी पॉइंट और इससे बना रहे हैं वेक्टर पी। जब वेक्टर पी बनाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, वन आई कैप। इसके अनुसार फिर क्या हो जाएगा लाली, ना होगा प्लस के साथ, होगा काय के साथ, वो बाद की बात है कि वो प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक है लाला। तो कितना हो जाएगा, माइनस के टू जे कैप और फिर हो जाएगा 5 के कैप। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 5 के कैप। इज दैट क्लियर। ये क्या था, बिंदु, बिंदु से क्या बना लिया, बिंदु सदिश। अगर हमें दिया जाए बिंदु सदिश तो हम दोबारा से बिंदु बना सकते हैं। अगर मान लो इतना दे दिया जाता तो अपने बना लेते, 1 होगा, -2 होगा, 5 होगा। जो कॉफिशिएंट होते हैं वही क्या बनाएंगे, बिंदु। क्या बनाएंगे, बिंदु। यानी कुल मिला के ये स्ट्रक्चर हमारा। अब प्रश्न ये बनता है कि सर इस बिंदु के अनुसार सेट कैसे करेंगे 3D फ्रेम को, ये फ्रेम कैसे बनाएंगे। इस फ्रेम को बनाने के लिए अब हम इस विधि का यूज करेंगे बेटा, कि यहां हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक्स अक्ष की कौन साइड है, पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब यूं करके बनने वाला है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड है। देखो ये समझने का प्रयास करो, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड है, बाई की साइड कौन सी है, माइनस की नेगेटिव है। तो अब ऊपर अब यू ना बन के यू जाएगा, यानी ये साइड अब यू बनने वाली है, वाइड है। शायद आप समझ पा रहे हो, शायद आप समझ पा रहे हो। ये ऑरिजिन है, ये क्या है लाला, ऑरिजिन है। ये क्या है, ये के कैप प्लस के है, इसलिए ये कहां जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। ये हमारा जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर। ये जो पॉइंट होगा वो ये प्लेन में होगा, इस वाले प्लेन में होगा। बात समझ में आई। यहां कहीं होगा P पॉइंट 1, -2,5। कुछ समझ पाए, कुछ समझ पाए। यानी अक्षों के अनुसार सेटअप करेंगे कि कौन सा कहां सेट करना है। अभी तक यू सेट कर रहे थे, हमने आपको बता दिया था। अब ये बाई एक्स कौन सी साइड थी, माइनस साइड, इस कारण से हम वहां नहीं गए बल्कि इधर गए। बात समझ में आई। इसी में एक और एग्जांपल है तब आपको और बेहतर समझ में आए। अगर मैं आपसे कह दूं कोई बिंदु दिया है, सपोज दैट कोई बिंदु दिया है -2, -4, मान लेते 5, कितना दिया है। अब कैसे सेट करेंगे, एक्स अक्ष की माइनस साइड, वाई अक्ष की माइनस साइड, ये जेड प्लस ही रहेगा। इसको सेट कैसे करने जाएंगे, इसको ऐसे सेट करने जाएंगे, अपने आप समझ पाएंगे। एक्स अक्ष की माइनस साइड ऊपर की ओर, देखिए ये कोई माइनस में कंडीशन नहीं होती। हम एक्स यहाँ प्लस मान लेंगे तो एक्स अक्ष की माइनस साइड इधर हो जाएगी, है ना। लेकिन ये समझाने का एक तरीका है, अपने बच्चों को कन्वे करने का एक आसान तरीका है कि बेटा हमने एक ही जो हमारा सीक्वेंस था उसके अनुसार चीजों को दे दिया, ठीक है बेटा। तो फाइनली इसे कैसे सेट करेंगे अक्षों पर, जब सेट करने जाएंगे तो एक्स अक्ष की माइनस साइड ऊपर की ओर जाएगी, एक्स डैश हो जाएगा, ये तल में होगा ये वाला। वाई भी माइनस का होगा तो वाई माइनस होगा इधर होगा, और जेड कैसा है प्लस तो ये ऊपर की ओर होगा। यानी इसका डायग्राम कहीं ना कहीं इसके अनुसार सेट होगा। ये सब चीजें आपको फिजिक्स में, अब मैं फिजिक्स का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे वो कार्य क्षेत्र में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, है ना। लेकिन एक बात बता दूं, ये वेक्टर वहीं से उत्पन्न हुआ। गणित जो होता है वो फिजिक्स की बहन है ना। तो कौन बड़ा है, फिजिक्स बड़ी। मैं पढ़ाने को मैथ पढ़ा रहा तो मैं भी कह सकता हूँ गणित बड़ा है, क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ ही करता है। तो तुम भी पूछोगे, तुम अपनी तारीफ करोगे, तो मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कह सकता था, बोलने में क्या हर्ज है, मैं भी कह देता, झूठ कह देता। लेकिन मूल जनक क्या है, फिजिक्स। मूल जनक क्या है। अब आपने किस स्तर से पढ़ा है, मैं इस पे आकलन नहीं करना चाहता, ना उसको उसका विश्लेषण करना चाहता। ये एनालाइज आप पे ही छोड़ता हूँ कि आपने कितना बेहतर से पढ़ा। अब आवश्यक नहीं है कि ऐसी ही कंडीशन मिले, एक कोऑर्डिनेट शून्य की अवस्था में भी हो सकता है। आवश्यक थोड़ी हर बार ऐसी स्थिति मिले, एक बार ऐसा कंडीशन हो सकता है 1, -2, 0। फिर कैसे बनेगा, इसमें जेड एक्सिस की अनुपस्थिति होगी, मतलब ये अक्ष नहीं बनाएंगे, ये तो होगा, ये तो होगा। यानी ये हमारा पॉइंट ये था, इससे हमने पॉइंट वेक्टर बनाया, तो फाइनली कितना हो जाएगा, बनाई कैप हो जाएगा, और एकदम अगर कर दें तो माइनस के 2 कैप जी हो जाएगा, और एकदम कर दें तो 0 के कैप हो जाएगा। बेशक 0 के का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आपको लिखना अवश्य पड़ेगा 0 के कैप। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो इतना इसे कन्वे करना है। आज अपने बच्चों को हम इतना समझा चुके कि कोई बिंदु दिया है, बिंदु सदिश कैसे बनाएंगे, और बिंदु सदिश दिया है उससे बिंदु कैसे बनाएंगे। दोनों बातें क्लियर कट है।
और अक्षों पर उसको व्यक्त कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो मैंने बार बार आपको करने के सिखाया। ओके, जरा सिखा दिया ना, सिखा दिया। इसे उतारें जो आपको उदाहरण अच्छा, एक उदाहरण उतार लेना, शेष को उतारने की आवश्यकता है। आनंद आ रहा है, धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। देखिए, पहला दिन हमेशा किसी के लिए आसान नहीं होता, ये आप भी समझदार हैं। थोड़े से हम लोग समय इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, फिर चीजें धीरे धीरे आसान होती चली जाएगी। ओके बेटा, जब हम क्लास में पहली बार पढ़ने जाएं तो थोड़ा हेजिटेशन रहता है ना। 1 जुलाई को जब हम जाते हैं पढ़ने, तो सब चीजों को उतना कन्वे नहीं कर पाते। अपनी केमिस्ट्री को बनाने में थोड़ा समय लगता है, मतलब केमिस्ट्री का मतलब सामंजस्य। आप ये विश्वास रखिए कि आप यहाँ से वेक्टर को यूनिक प्रकार से सीख के जाएंगे। यूनिक, सामान्य नहीं, यूनिक। यूनिक शब्द का यूज कर रहा हूं, अद्वितीय प्रकार से, वो आपके सामने। अब वही है, सब पहले से कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आदमी को बोलना कम चाहिए और करके ज्यादा दिखाना चाहिए। जबकि आज के जमाने में एक कलयुग है, तो इसका रिवर्स आप जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, है ना। आदमी बोलते ज्यादा है और करते कम। तो ये वाली जो भ्रांति है, इसको हमें खंडित करना है, तोड़ना है, और अपना परसेप्शन अलग क्रिएट करना, अपना एस्पेक्ट अलग बना। एक एग्जाम्पल कन्वे करना, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, एक कर लो, सभी करने की आवश्यकता नहीं। इधर वाले को लिखा रहने दो, इधर वाले को। चल, जो उचित समझो वो। अगली हेडिंग रहेगी स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। हाँ, ये कभी मन में ख्याल ये तो नहीं आ रहा, ये दूसरा दिन है, कौन सा दिन, तीसरा दिन है। तो जब तीसरा दिन है तो ये मन में ख्याल तो नहीं आता, ये सब हम वेक्टर वगैरह कर नहीं पा रहे, सब वेक्टर ही चल रहा है, विश्वास मानिए। अब हम लोगों ने ऐसे कभी पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा एक ऐसे ही है नॉर्मली प्रकार से कि भाई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। अभी हम भी करा सकते हैं, 2 वेक्टरों का जोड़ करना सिखा सकते हैं, आई में आई को जोड़ना सिखा सकते हैं, घटाना सिखा सकते हैं, तो हर कोई कर लेगा, सामान्य सी बात है। तो आई का मतलब एक्स है ना, तो एक्स में एक्स हर कोई जोड़ लेगा, आई में आई हर कोई जोड़ लेगा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को व्यक्त कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का परिमाण क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, अक्षों के एकांक सदिश क्या होते हैं, किसी पॉइंट से पॉइंट वेक्टर कैसे बनाते हैं। अब कभी कभी ये पॉइंट वेक्टर भी दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं, तो पॉइंट वेक्टर से पॉइंट कैसे बनाएंगे, बनाना सिखा दिया मैंने। ओके, अब हेडिंग डालते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। अगर मैं थोड़ा सा पूछ लूं, लेकिन मन में ख्याल आता है कि पूछ इसलिए लूं क्योंकि 11th का मामला है, फिर अगले ही पल ये सोचता हूं कि यार छोड़ते हैं, किसी की बार बार एक शब्द को बोलना अच्छी बात नहीं है। जब मालूम ही है सामने वाले के स्टैंड क्लियर है, फिर हम अपना क्यों स्टैंड उसमें घुसेड़े फिर, समझ रहे हो। चाहे मालूम है कि नहीं पढ़े होंगे, आपने तो केवल सवाल करे होंगे, तो फिर उसको बताने कोई औचित्य रह नहीं जाता, है ना। तो हेडिंग डालते हैं, वही लिखते हैं, ज्यादा चक्कर में लिखते हैं। स्थिति सदिश, पहली बात तो समझे स्थिति का मतलब क्या होता है। स्थिति का बेसिकली अर्थ होता है कि अगर कोई पॉइंट स्टैंड कर रहा है, अगर खड़ा है, तो वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में खड़ा होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष खड़ा होता है, अगर भी कोई भी बिंदु रहा होगा। उसी प्रकार से अक्षों पर जब हम बिंदुओं को सेट करने जाएंगे, तो वो हम उसकी पोजीशन के अनुसार व्यक्त करने जाएंगे। इसीलिए मैंने हेडिंग पढ़वाई है स्थिति सदिश, उसकी स्थिति कितनी है अक्षों के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, वही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। लिखते हैं किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष, बात है मत क्या करो यार, हम तो बड़ा तुम्हें राजा बाबू समझते हैं, अब तुम बाबू भी नहीं हो, राजा तो डॉट डॉट डॉट, समझा करो यार, शांत नहीं रहते। हाँ, कोई टॉपिक अगर आपको ना समझ में आए तो पूछो कि हाँ सर आप ये स्पीड से पढ़ा रहे हैं, कल आपकी शिकायत थी कि हम स्पीड से बोल रहे तो हमने आज उसे कम कर लिया। देखो, हम सुधार धीरे धीरे तो कर पाएंगे, आप कमियां बताएंगे हम सुधार करते चले जाएंगे, अब नहीं बताएंगे तो बेटा नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे थे कल सर आप बड़ा स्पीड से बोलते, तो मैंने आज स्पीड कम कर ली, कर नहीं कर ली, तो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन कुछ परिवर्तन अपने आप में भी करना पड़ेगा, आपको भी शांत रहना पड़ेगा, है ना लाला। तो मैंने क्या बताया आपको, स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश को नॉर्मली हम लोग पीवी व्यक्त करते हैं, पोजीशन वेक्टर। मैं बार बार स्थिति सदिश नहीं बोलूंगा, मैं बार बार पोजीशन वेक्टर नहीं बोलूंगा, मैं ओनली ऑन क्या बोलूंगा, पीवी, पी पोजीशन, वी वेक्टर। इज दैट क्लियर। वही मैंने लिखाया है हेडिंग के पढ़वाई, और क्या बोला है बताना एक बार।
किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण। अरे यार शांत कर लो, बंद नहीं। अब आते ही आते हमने कुछ बोला था सुबह सुबह ये बोले थे कि पढ़ाई एक अलग मसला है, अनुशासन अलग मसला। अब हो सकता है मेरे वर्ड खराब हों, ओके, मसला वगैरह, लेकिन क्या बताएं, इसको कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला अभी अभी परिभाषा में क्या लिखा है लाली? हाँ, कैसे होता है? स्थिति सदिश से होता है का निर्धारण, स्थिति सदिश से होता है, जिसको पोजीशन वेक्टर, फिर पीछे रह गए, किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण उसके स्थिति सदिश से होता है। ऐसे तो लिखाया, इसी सदिश से होता है। इसे पीवी से व्यक्त करते हैं, पी डॉट बी, पी डॉट बी, पी फॉर पोजीशन, बी फॉर वेक्टर। पी फॉर कह रहा है उसका पोजीशन और बी फॉर वेक्टर। जबकि अब यहां देखो, उतारेंगे नहीं, कोई उतारेगा नहीं। सबसे पहले यहां देखेगा, हमने हेडिंग पढ़वाई है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का मतलब यही होता है पोजीशन कहां पर, पोजीशन वेक्टर। बहुत अच्छा लगेगा, मैथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो पुराने बच्चे थे वो कहते सर हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं। अब मैं कोई अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, सुबह सुबह सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ आपको, सच्चाई के बारे में बता रहा हूँ। यानी वो कहते सर मैथ का घंटा वास्तव में सर हमें मालूम नहीं पड़ता, रियली विश्वास मानिए। अब हो सकता है मैं सुबह सुबह फेंक रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, संभावना ये भी हो सकती है, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में कोई भी संभावना हो सकती है। लेकिन इसका आंकलन हम कब कर सकते हैं? समय के साथ कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है अगर कोई पॉइंट वेक्टर है, अगर कोई पॉइंट वेक्टर है, ये 3D फ्रेम है हमारा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस पॉइंट से क्या बना लेंगे? पॉइंट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर पी बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इज दैट क्लियर? अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष करते हैं। वो काय के सापेक्ष करते हैं? मूल बिंदु। जब मूल बिंदु के सापेक्ष करने जाएंगे तो लाला, तो हम कुल मिलाकर आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमने ये रेखा ले ली ओपी वेक्टर, क्योंकि ओपी वेक्टर पर ही ये काम कर रहा है सदिश, है ना बेटा? ओ से काय की ओर काम कर रहा है, पी की ओर काम कर रहा है। तो अब मैं अगर आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि अगर ये रहा वेक्टर ओपी, ओ से लेके पी तक, तो मैं आपको ये कहूंगा जो ये पॉइंट होता है इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? ये प्रारंभिक बिंदु है। एक ये होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं या इसे फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब मैथ्स के लैंग्वेज में तो भाई हम लोग को मैथ्स के लैंग्वेज ही पकड़नी पड़ेगी, ओके? तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया? अंतिम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? टर्मिनल है। आपने टर्मिनल का नाम कभी सुना होगा, बांद्रा कुनल, ये आपने सुना है कभी? बांद्रा कुनल, बांद्रा कुनल कहाँ है? बॉम्बे से और आगे, वहां वो अंतिम स्थिति है, उससे और आगे ट्रेन नहीं जाती, उसको इसलिए उसको टर्मिनल बोलते हैं। तो ये शब्द वहीं से आया है, टर्मिनेटिंग। शायद आप पकड़ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? अंतिम बिंदु, कुल मिला के अंत बिंदु। कौन सा बिंदु है लाला? अंत बिंदु। इस पर एफ इकाई का फोर्स कार्य कर रहा होगा, और कहां से कहां कार्य कर रहा है? ओ से पी कार्य कर रहा है। इस कारण से हमने इसे वेक्टर ओपी बोला। इज दैट क्लियर? अब वो अलग मसला है कि बिंदु ओ के कोऑर्डिनेट 0,0,0 बिंदु पी के कोऑर्डिनेट x, y, z, ठीक है? तो जो वेक्टर ओपी हो जाएगा वो पहले समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी बिंदु इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब मसला ये रहता है कि इसकी स्थिति का जो निर्धारण करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अंतिम पोजीशन होती है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, वहां से पीछे की ओर लौटते हैं। हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो कहां से इनिशियल हुआ है, स्टार्ट कहां से हुआ है। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि बिंदु पी की पीवी, बिंदु पी का पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा था स्थित सदिश को मैं बार बार उसको मतलब पीवी बोलूंगा, तो वही मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक बार लिख देता हूं, आगे से नहीं लिखूंगा। बिंदु पी का स्थित सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को वही पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में से पीवी किया। इज दैट क्लियर? तो बिंदु पी की पीवी माइनस बिंदु ओ की पीवी, माइनस बिंदु ओ की पीवी। ओ की पीवी का वही अर्थ है ऑरिजिन की पीवी, पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन क्या होता है?
0,0,0 ऐसे ही तो होता नहीं होता। तो कुल मिला के आप अपने माइंड में इतना स्थापित कर लीजिए कि अगर कोई वेक्टर बना है वेक्टर ओपी, तो आप समझ जाना पहले टर्मिनेटिंग पॉइंट को लिखेंगे और घटाते हुए उसे कौन सी पोजीशन लिखेंगे, इनिशियल स्थिति लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर आप 9th में होते मेरे पास, तो मैं ऐसे समझाता कि हम लोगों ने पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े थे, वहां पर आप लोगों ने ऐसे करके उसको सत्यापित किया होगा। ये 2D प्लेन था, लेकिन है ना, ये 2D प्लेन था, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था। अगर कोई पॉइंट हमने इस बिंदु पे ले लिया, सपोज दैट इस बिंदु पर, है ना, और अगला पॉइंट हमने इस बिंदु पे ले लिया, इस वाले पर, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1, y1, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट ले लिए x2, y2। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर सामान्य रूप से समझा जाए तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने जानते थे, दोनों के भुजों के अंतर का पूर्ण वर्ग का वर्गमूल, वहां सीखे थे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। लेकिन बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस क्यों कर रहे हैं, बस मैं आपको ये समझा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि एक बच्चा हमसे पूछ सकता है कि माइनस का साइन ही क्यों लिया, इस कारण से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अब वो एग्जाम्पल उसके आसपास नहीं हो सकते जो हम पहले से कर चुके उसके अनुसार होते, तो भाई इसके अनुसार ले लिया हम, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं ना। तो वहां हमने अपने बच्चों को बताया था ये x1 चला होगा, ये ऑरिजिन से x1 चला होगा, यहां से ऑरिजिन से x1 दूरी कवर की हो, फिर ये x2 कब रहा होगा, जब ये ऑरिजिन से x2 दूरी रहा होगा। क्योंकि हम लोग बेसिकली समझते हैं कोई भी जो बिंदु होता है उसका जो मूल जनक होता है वो हमारा मूल बिंदु ही होता है, यानी बिंदु का निर्धारण हम मूल बिंदु के सापेक्ष करते हैं, वही हम बार बार मूल बिंदु के पास आ रहे हैं। तो अब हमें निकालना था इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डी निकालना था, डिस्टेंस निकालनी, लेकिन एकदम तो निकाल नहीं सकते, अक्षों के सापेक्ष निकालेंगे। तो पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं ये दूरी x2 रही होगी, इतना तो जानते हैं, कोई बिंदु x2, y2 रहा होगा तो इतना x पे इतना चला होगा, y पे इतना चला होगा, तो ये दूरी कितनी रही होगी, ये y1 रही होगी, ये दूरी कितनी रही होगी, y2 रही होगी। ये मैं प्रूफ करा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने के प्रयास के, वैसे औचित्य कुछ भी नहीं है, बस इतना समझा रहा हूँ कि माइनस क्यों रहा है, बस, और मेरा कोई ज्यादा उद्देश्य है नहीं। आप ये समझिए ये पूरी दूरी x2 रही है, ये x1 रही है, इतनी कितनी बची होगी, x2 - x1। अरे पूरी में से इतना घटा देंगे, हमें इतने के बीच दूरी निकालनी है। एक कह रहा सर इतना कहाँ निकालना है, इतना निकालना, तो बेटा हम वहीं पहुंच रहे हैं, एकदम नहीं पहुंच सकते, पहले अक्षों पे दूरी निकालेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इसका मान हो गया x2 - x1। इतना तो सब लोग एग्री करते हो कि भाई इतनी दूरी x2 रही थी, इतनी घटा दी तभी तो निकलेगी इतनी x2 - x1। सबको समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत तो बताया करो, समझ में आया? ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये सब स्टार्टिंग वाली चीज जो आपने इनिशियल स्टेट में सीखी है, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था में तुमने सीखी है। ये x2 - x1 हो गया लाला, हो गया। अब मुझे आप ये समझाने का प्रयास करें, अगर सामने की भुजा पर हम परपेंडिकुलर खींच दें, ड्रॉ कर दें, तो ये दूरी भी तो x2 - x1 ही होगी, नहीं होगी, x2 - x1 होगी। ये दूरी कितनी है, y2 है, लेकिन y2 में कुछ इंक्लूड है y1, मतलब इसमें शामिल है, वो क्या शामिल है, y1। तो ये y1 है लाली, तो ये भी y1 हो गई। हम आपको प्रूफ करा रहे हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र, उसका ये सत्यापन है। अब आपने नहीं किया, इस पर हम नहीं जाना चाहते क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। हमारा कार्य है किसी कमजोरियों को न पकड़ के अच्छाइयों को समझना। तो हम जानते हैं आपने नहीं किया होगा, इसमें रेयर, ऐसा नहीं किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन रेयर केस में हो सकता है 5-6 लोगों ने किया होगा। अगर कहीं पर ये 100 बच्चे बैठे तो हो सकता है 8-10 नहीं किया, इससे ज्यादा किया नहीं, और विश्वास के साथ मानिए। अगर किया है तो आपकी आत्मा जानती है, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम तो ये तो पूछ रहे हैं तुमने किया है, तुमने किया है। आपकी आत्मा जानती है कि हाँ हमने किया है कि नहीं, हम क्यों बताएं पहले से। ये बात समझ आ गई। ये पूरी दूरी y2 है, इतनी y1 है, तो इतनी कितनी बची लाली, y2 - y1, y2 - y1, तो समझते कितना घट गई, इतनी बच गई। अब इतनी, इसलिए हम इस त्रिभुज का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पाइथागोरस की प्रमेय बनाएगा, समकोण त्रिभुज है इस कारण से। तो अब बता बेटा, ये दूरी है, ये दूरी है, तो ये निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। और पाइथागोरस की प्रमेय एक्चुअल में उनकी प्रमेय थी, ये बौधायन का नाम आपने सुना हो, बौधायन अपने यहाँ के एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनका कंक्लूड नहीं हो पाया था। कंक्लूड का मतलब उनका नाम सामने नहीं आ पाया था। तो कहते हैं कि जिसका टैग लगा होता है आदमी समझता है ये काम उसी ने किया। तो वो पाइथागोरस ने एक्चुअली टैग लगा था, तो उनके अनुसार भी किया। ऐसा नहीं, कुछ उन्होंने परिवर्तन भी किया था उन्होंने, पाइथागोरस ने, वो अलग मसला है, 9th हाई स्कूल में हम बच्चों को बताते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए पाइथागोरस क्या होती है। सामान्य रूप से जानते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
और सामान्य लोग तो जानते हैं कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धनाधार। अच्छे लोग ऐसे ही जानते जैसे हमने बताया। फिलहाल इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ड हो जाएगा, तो कर्ड का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर, और फिर क्या होता है ये लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। और इतना भी समझते हैं कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब क्या होती है, लंब। तो ये लंब हो गई इस एंगल के लिए, इस वाले के लिए ये लंब हो गई, लेकिन अभी हम बेसिकली इस एंगल को देखें तो कितना हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा लाली, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आ गई, लंब का आधार का वर्ग, इसको हटाएंगे अंडर लग जाएगा। तो यही होती है दो बिंदुओं के बीच। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो ये कहा था x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 भी है, माइनस चिन्ह अंदर कॉमन ले लोगे वर्ग के अंदर, तो वर्ग के अंदर लेंगे तो प्लस ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए हम अपने जो होशियार बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच दूरी निकाल रहे हैं आप, तो सीधा सा अर्थ उसका ये है कि दोनों के भुजों के अंतर का वर्गमूल, दोनों के भुजों के अंतर का वर्गमूल। मेरी बात समझने का प्रयास करना, दोनों के भुजों के अंतर का वर्गमूल, और फिर उसी प्रकार से कोटि के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिला के हम आपको माइनस सिखा रहे थे, ये काम केवल ये काय के लिए था, बड़े बच्चों को माइनस सिखाने के लिए कि वहां x2 माइनस x1 क्यों आया। इस कारण से आपको बताए कि कोई सा भी बिंदु सदिश है, कोई सा भी हमारा एक पॉइंट वेक्टर है, वो पॉइंट वेक्टर बनाने के लिए ये टर्मिनल में से इनिशियल स्थिति घटा देंगे। घटाते क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? तो अब बेसिकली आपको इतना बनाना चाहिए, इसको हम लोग वैसे बोलेंगे बिंदु P की पीवी और माइनस बिंदु O की पीवी। एक बच्चा कह रहा है बिंदु O की पीवी तो 0,0,0 होती है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो O है इससे हम ये पॉइंट वेक्टर बनाएंगे तो 0i कैप बनेगा, 0j कैप बनेगा, 0k कैप बनेगा। इसका कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन हमें रिप्रेजेंट अवश्य, क्योंकि हम अगर हमें किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है तो वो हमेशा ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ही होता है, सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिंदु का निर्धारण करना है कि मैंने ये पकड़ लिया, इस बिंदु का मुझे निर्धारण करना है कि ये अक्षों के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पर है। इसका कौन निर्धारित करेगा? ये ऑरिजिन करेगा। पहले एक हमें फिक्स बिंदु लेना पड़ेगा, एक नियत बिंदु लेना पड़ेगा, उसके सापेक्ष दूरी निकालेंगे, एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, जेड से कितना दूर है, ये अलग मसले हैं। तो ये देखिए मैथ जो है वो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज से सीख नहीं सकते। लेकिन ये भ्रांतियां हैं, ये र्यूमर है कि बच्चे एक्सरसाइज से ही सीखते हैं, क्योंकि उनको हायर क्लास का मैथ नहीं सीखा। अब मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन हो गए प्रैक्टिस कराने, सवाल तो मैंने कराए नहीं। तो बच्चे समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि सर एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो सवाल तो बचेंगे नहीं, इस किताब के नहीं, दुनिया किसी किताब के, क्योंकि जो मूल कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा हम हर स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। आप इतना समझाइए, बिंदु P की पीवी माइनस बिंदु O की पीवी, बिंदु P की पीवी माइनस बिंदु O की पीवी। O क्या है? ऑरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु की कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0,0। लेकिन इससे पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0i, 0j, 0k। इज दैट क्लियर? यानी आज के बाद तुमसे किसी का ये पोजीशन वेक्टर पूछता है तो आपका जवाब रहेगा ये टर्मिनेटिंग माइनस फाइनल, मतलब टर्मिनेटिंग माइनस इनिशियल। समझ में आया? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल दूंगा तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैं आपसे ये कह देता कि मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है और ये वेक्टर पी क्यू को डिफाइन कर रही है। पी के कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2,3 है ना, और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,5,6। तो अब हमसे कोई कहे कि पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालो, ऐसे सवाल हैं, कौन निकालो? पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो कुछ सोचना नहीं है ज्यादा हमें, अपने आप समझिए ये बिंदु P है, तो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर क्या बनाएगा? 1i कैप प्लस 2j कैप। समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है? और 3k कैप बनाएगा। और Q कैप, ये Q वेक्टर क्या बनाएगा लाली? 4i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 6k कैप। बनाएगा नहीं बनाएगा? अब हमसे पूछ क्या रहा था? वेक्टर PQ निकालो, वेक्टर PQ निकालो। तो भाई निकालने का प्रयास करते हैं PQ। तो वेक्टर PQ निकालने के लिए हमने अपने बच्चे को समझा दिया है कि Q का है, यहाँ Q क्या है? यहाँ Q है टर्मिनल है, अंतिम बिंदु है। तो अंतिम बिंदु का निर्धारण हम हमेशा ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हैं, अर्थात जो प्रारंभिक बिंदु है ऑरिजिन है उसके वहां से देखते हैं। अब एक बच्चा कह सकता है सर इसमें ऑरिजिन तो कहीं नहीं है। मैं कहता हूं इसमें ऑरिजिन भी है। हम ऑरिजिन को फिक्स पॉइंट मान सकते हैं O, तो हम कहेंगे OP का हो या P का हो, बात एक ही है। हम कहेंगे OQ का हो या
ओ का मतलब ये क्यू कहो बात एक ही है, तो ये ओपी या पी, ओ क्यू या क्यू, दोनों बातें कहीं ना कहीं एक ही है। इस चीज को समझने के प्रयास करेंगे। अब हमारा जो बच्चा होशियार है वो वेक्टर पी क्यू की पोजीशन निकाल सकता है। तो जब पी क्यू की पोजीशन निकालेगा तो पहले क्या करेगा, क्यू की पीवी आएगी, पीवी क्योंकि अंतिम बिंदु को पहले घटाना है लाला। तो यहाँ बिंदु पी की पीवी आए थे क्योंकि अंत में पी आया था। यहाँ बाद में क्या आया, क्यू, तो हम कहेंगे बिंदु क्यू की पीवी माइनस बिंदु पी की पीवी। देखिए गलत शब्दों का यूज ना करें। अब आपका माइंड है, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन मैं उस माइंड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बिंदु क्यू की पीवी माइनस बिंदु पी की पीवी। इज दैट क्लियर? पी से पोजीशन, वी से वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो बार बार पोजीशन वेक्टर बोलना संभव नहीं है आपके लिए भी हमारे लिए भी, इसलिए इसे संक्षेप में बोलेंगे पीवी। अब बताइए क्यू की पीवी कितनी है, 4i कैप, फिर कितना है लाला, 5j कैप, फिर कितना है लाला, 6k कैप, माइनस ये पी की पीवी कितनी है लाली, आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। अब घटाना जोड़ना सबको आता है, एक्स में से एक्स घटाते हैं, वाई में से वाई, तो सब लोग जानते हैं। तो माइनस साइन अंदर भेजेंगे, अंदर भेजू इसी में एक साथ, तो माइनस माइनस और कहीं ना कहीं माइनस, ये 4i में से एक आई जाएगा, थ्राइस आई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा लाली, 5 में से ये भी 3j बचेगा, ये भी क्या बचेगा लाली, 3k बचेगा। होशियार है तो वो 3 कॉमन ले लेगा। जब 3 कॉमन ले लेगा तो फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या मिलेगा, वेक्टर पी क्यू बराबर 3 सब में से कॉमन लिया, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एक बच्चा जो होशियार है इससे आगे की बात भी समझ सकता है, सोच सकता है। देखिए मैं कहूं या क्यू, मैं यहाँ कहूं ओ क्यू, बात एक ही है। कोई भी बिंदु अकेला तो हो नहीं सकता, इसी बिंदु का निर्धारण हमेशा ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चाहे तो मैं क्यू कहूं या ओ क्यू कहूं, बात एक ही। तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता था ओ क्यू की पीवी, ओके। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता था ओपी की पीवी, काय की पीवी, ओपी की पीवी। इज दैट क्लियर? अब हमें लगता है शायद मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको सिखा दिया। सिखाया कि नहीं सिखाया? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैथ में बड़ा इंटरेस्ट आता है, हिंदी से भी मैथ आसान। वैसे तो किसी सब्जेक्ट की हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, हर सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक, हर सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, यूनिक है। तो हिंदी की महत्ता अलग है, मैथ की महत्ता अलग है। वैसे कि दो इंसानों की तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कोई एक व्यक्ति एक काम में महारत हासिल हो, मतलब पारंगत हो, दूसरा व्यक्ति दूसरे काम में पारंगत हो, तो किसी की हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा समझाने के नजरिए से बता रहे कि आपको ऐसे करना। चीजें समझ में आई शायद? इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ये तो अननेसेसरी वर्क था, केवल समझाने के लिए था। इसे कैरी कर सकते हैं। आनंद आता है ना? डरता है, बहुत आनंद आता है, विश्वास में मुझे बहुत आता है। इसलिए आता है, कभी कुछ देखना पड़ता नहीं। ये पिछले साल पढ़ाए थे, 1 साल हो गए इसको पढ़ाए, तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दो क्या फर्क पड़ता है। गणित का यूज तो करता नहीं, मतलब हम लोग करते नहीं है ना? आता है तुम्हें? आता है सुमित, आनंद? चलिए नहीं इनिशियल और टर्मिनेटिंग, अरे टर्मिनल का नाम सुना है तुमने? देखिए इंग्लिश वर्ड का यूज जरूर करना, अंत बिंदु, अंत। आनंद आया? उदाहरण उतारेंगे कैसे? हाँ उतारना है, उसी से क्लैरिफाई हो रहा है कि ओ फॉर ऑरिजिन, ओ फॉर ऑरिजिन। एक बच्चा, हमने एक बच्चे से पूछा था, बहुत पुरानी बात है, कि बिंदु का निर्धारण कैसे करेंगे, तो वो कह रहा सर ये जो पंखे का टॉप है ये भी बिंदु है। हमने कहा बिल्कुल है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, आप बता सकते हैं निर्धारण कैसे करेंगे? ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है लाली? एकदम नहीं कि मैंने कहा कि इस बिंदु से पंखे की दूरी बताओ, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। आप मेरी पापा से बात नहीं कराए, हाँ आज ही करा, ठीक है लाला? क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप भी सहयोग करें। चल रहा है, बोलो नहीं जा रहा। अब तुम्हें उतारने के लिए समय चाहिए तो सामने वाले को तो चाहिए समय, है लाला? बड़ा सेल्फिश हो यार तुम लोग, क्यों? अब तुम उतारने में समय ले रहे हो तो सामने वाला भी तो लेगा। देखिए बोलते ही रहे फिर दोबारा हम। हाँ टेक्निकल तुम लोग बड़ा अच्छा है, हाँ टेक्निकली तुम लोग बड़ा स्ट्रांग हो, है विशाल?
ये टेक्निकल है। धुरंधर कैसे ने पागल बना रहा है मैं गांव की भाषा में। आनंद आया, सब लोगों को बेहतर आनंद आया। वो ये अच्छा, ये माइक है, तो माइक में मेरी केवल मेरी आवाज आई, तुम्हारी नहीं आएगी। अब नेकात तो आएगी, अब तो चिल्लाएगा तो आएगी, है ना। अच्छा कंसेप्ट रहा, अच्छा परसेप्शन रहा। दिमाग के कोने में कभी ये ना आ जाए कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पा रहे। आप कल्पना करके देखिए, है ना। मैंने कहा था यूनिवर्सल की एक बुक है, आईआईटी लेवल की है, वहां से आप कन्वे कर सकते हैं चीजों। आर डी शर्मा को ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिकली एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। किसी भी मैथ्स को आप ले सकते हैं। और हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि बेटा, आप अलग राइटरों किताबों से पढ़ेंगे तो और इफेक्टिव बनेंगे। याद रखें, हो सकता है एक राइटर में सब चीजें समावेशित ना हो सके। बस इस बात नहीं करो, आगे ही बैठ के बात कर रहे हैं यार। हैं? इतना मतलब ये जुल्म ना ढाए मुझ पर। आनंद आया बेटा, सबको समझ में आया होगा। ओके लाला, तो समय हो गया ना, पक्का। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे, बाइंड अप करेंगे, और अगले क्लास को कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, जिन लोगों का छूट रहा है वो दोबारा रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके उसे कन्वे कर सकते। ओके, और प्रयास करेंगे कि और बेहतर हो जाए, है ना। बेहतर का मतलब और आसान तरीका से हम बच्चों को समझाने का प्रयास। अब वो प्रकार कैसे रहेंगे वो आपको समय के साथ इंक्लूड करते हैं। ऑल द बेस्ट।